जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों केवल 12th का ही कक्षा 12वीं का ही क्लास संचालित किया गया था। किसी तकनीकी कारणवश नहीं किया गया, समझ है ना। तो आज हम लोग समर्पण बैच के अंतर्गत कक्षा 12वीं का तो पहले आप लोग कल देखे होंगे ही, लेकिन ये 10वीं का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज का जो है निबंध है नागरी लिपि। समझ ना, गुनाकर मूल्य जी के द्वारा लिखी गई, समझ ना, ये निबंध है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, संक्षेप में पहले लेखक के बारे में जानते हैं। गुनाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ, समझ है ना। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई और शिक्षा की भाषा मराठी थी, समझ है ना। और सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया, समझ है ना। कई सारे लिखे हुए हैं, समझ है ना, समझ है ना। गुनाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, समझ है ना, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जैसे विषयों का पर खूब लिखा है। बात समझ है ना, यही बात है। और तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। देखिए, चलिए आते हैं मुख्य विषय वस्तु पे। नागरी लिपि, समझ है ना। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं, समझ है ना। करीब 2 सदी पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा एवं नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर, समझ ना, ल है, ल टाइप का अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण हम ग्रंथ छपवाते हैं, समझ है ना। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है, समझ है ना। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है, समझ है ना। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी।
कोकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही देवनंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राज एवं राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पल्लम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी 12वीं सदी एवं पूर्व के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अव्यक्तमेक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद ये सिक्के 1928 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनबी के बाद के मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजा भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कल्लीचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपर्युक्त जानकारी के स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल ही 12वीं लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये शिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाता है और उत्तर भारत में से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी
दिखाई देते हैं। समझे ना। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। समझ। अब यह निबंध है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। अल्बेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादत्तांडिकम तिकम पादत्तिक्तम समझ। थोड़ा शब्द कुछ ऐसे होते हैं ना, तो पढ़ने में दिक्कत होता है। नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। समझ ना, बात कर रहे हैं कि पटना का भी इसमें जिक्र किया गया है। समझ ना। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते हैं कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। समझ ना। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को नंदीनागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदीनागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। इस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। समझे ना। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। समझ है ना। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है।
8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं या 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। समझ ना। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख में हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से भी मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का समरगंड दानपत्र 754 ईस्वी में है। दंतिदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासन मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंतिदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा प्राचीन एलापुर वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। समझे ना, एलोरा का मतलब जिक्र किया गया है। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष में ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेंड की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 1850 ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिलते हैं। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केशरीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है, परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला त्रामपट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आधलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगाराज सुताले करविल्य श्री गंगाराज के परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री
चामुंडे राजे करबिये ले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा का रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। समझ ना। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मणी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंगवंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में ही भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य पर से राजा वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 काशी ईस्वी का ग्वालियर प्रशासित नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोकण विजय और कोकना विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए। कोकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने इन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है, जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो यहीं पर मिला के यह समाप्त हुआ भैया। ये लेख था, समझे ना। इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार शब्दार्थ देख ले रहे हैं। शब्द निधि लिपि ध्वनियों के लिखित चिन्ह, नागरी नगर की, शहर की, अनुकरण नकल, ब्राह्मणी एक प्राचीन भारतीय लिपि जिसे नागरी और यादी लिपियों का विकास हुआ। पोथिया पुस्तकें, ग्रंथ, टकसाल जहाँ सिक्के ढलते हैं। रामसीय, राम सीता, अस्तित्व, पहचान, सता, हस्तलिपि, हाथ की लिखावट, अधिलेख, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, विद्यानुराग, विद्या से प्रेम। समझ है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।